अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंग्लिश का हम मॉडल क्वेश्चन पेपर अपना डिस्कस कर रहे थे। हमने तकरीबन सारा ही उसका सोल्यूशन डिस्कस कर लिया है। बस जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैंने स्किप करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 भी अब मैंने आपको दिखा दिया था, उसका सोल्यूशन भी, और क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे भी मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए मैंने बीच में स्किप करवाया था क्योंकि वो कंजंक्शंस का था। कंजंक्शंस ऑलरेडी मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिटेल्स में। अगर आपने वो नहीं देखा लेक्चर तो आप वो देख लें, क्योंकि वो 9th वालों के लिए भी है, उनके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। और आपका तो प्रॉपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। तो ये आप यहाँ से क्लियर कर लें बेशक अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपको ये देखिए 6 कंजंक्शंस के ऊपर सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ये वर्ड्स आपके क्या है? सॉल्यूशंस ही हैं एक्चुअल में। अब आपको राइट वर्ड पिक करना है कि वो किस ब्लैंक में कहाँ पर आता है, कौन सा सूटेबल वर्ड कितने लगाने हैं, वो आपने डिसाइड करना है। और वो सोच समझ के डिसाइड करना है। इस इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना है, और यहाँ की जो इंग्लिश है इनकी उर्दू क्या बनती है और वो कहाँ कहाँ कैसे आनी चाहिए, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो कंजंक्शंस का आप टॉपिक फटाफट से जाकर देख लें, फिर ये सोल्यूशन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप कोई भी पैराग्राफ आ जाए आप उसको खुद सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। एक दफा हम अपना क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यूज द करेक्ट कंजंक्शंस फ्रॉम द लिस्ट बिलो टू कंप्लीट द पैराग्राफ। ये आपका पैराग्राफ है। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी नहीं होंगी, ये तो अभी मैंने फिल किया है ना, क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड पे मैं आपको इसका क्वेश्चन शेयर करूंगी जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे मॉडल क्वेश्चन पेपर में प्रॉपर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपकी ब्लैंक्स होंगी, तो वो एक पैराग्राफ टाइप बना हुआ, अलग से ब्लैंक्स नहीं बनी हुई होंगी जैसे मॉडल वर्ब्स में बनी हुई थी, ऐसा नहीं है। इसमें इसमें पैराग्राफ टाइप है, आपने उसको कंप्लीट करना है, यानी मुकम्मल करना है उस पैराग्राफ को। कैसे मुकम्मल करना है? आपने ये जो लिस्ट दी हुई है कंजंक्शंस की, इनका सही इस्तेमाल करते हुए करेक्ट कंजंक्शंस जहां जहां पे आती हैं आपने उनका यूज करना है और इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते जाना है। सिंपल। अब स्टार्ट करते हैं अपने पैराग्राफ से और इसका उर्दू मतलब भी देखते जाते हैं, और जो हम कंजंक्शंस यूज कर रहे हैं उसका भी मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। वैसे तो मैं कंजंक्शंस वाले टॉपिक में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं जो इस वीडियो पे न्यू आए हैं उनको मैं दोबारा बता देती हूँ। माई फादर वॉज इन नीड ऑफ मनी। अब कह रहा है कि मेरे जो अब्बू हैं, मेरे वालिद साहब हैं, उनको क्या जरूरत, किस चीज की जरूरत है? पैसों की जरूरत है। अब यहाँ पे आप बिकॉज नहीं लगा सकते, इसका मतलब है क्योंकि। अब आगे जो लाइन है ना, मोरल सपोर्ट, इखलाकी मदद की भी जरूरत है ना, उनको दो चीजों की जरूरत है। तो या भी नहीं लगा सकते आप, और का मतलब होता है या, क्योंकि भी नहीं लगा सकते, और हाउएवर का भी मतलब है ताहम, वो भी आप नहीं लगा सकते, और देयरफॉर का मतलब है इसलिए। अब बच्चा आपके पास एंड, ये यहाँ पे आपको 6 वर्ड्स दिए हुए हैं, ये मैंने एंड ऊपर लिख दिया, नीचे जगह नहीं थी क्योंकि मुझे यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करना था। एंड आपका लग सकता है, इसका मतलब है और। उन्हें दो चीजों की जरूरत है तो आप एंड का यूज करेंगे। एंड आपका सही सूटेबल कंजंक्शन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मोरल सपोर्ट के बाद की यहाँ पे फिर आपकी डैश है। डैश के बाद है ही हैड सफर्ड लॉसेस इन बिजनेस। उन्होंने जो बिजनेस खोल रखा था उनमें उनको नुकसान हो रहा था, माली नुकसान हो रहा था। यहाँ पे आप आएगा बिकॉज। उन्हें ये मतलब पैसे और मोरल सपोर्ट की जरूरत क्यों थी? क्योंकि अब यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे सही सूटेबल वर्ड है। यहाँ पे आप नॉर और या का यानी और का यूज नहीं कर सकते। और ही हैड सफर्ड लॉसेस, नो। यहाँ पे आप बिकॉज, क्योंकि ये दोनों चीजों की जरूरत इसे क्यों थी, क्योंकि वाला वर्ड आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इसने रीजन बताई हुई है कि उसको नुकसान हो रहा था उसके बिजनेस में, इसलिए। तो यहाँ पे देखें बिकॉज आया, बिकॉज आपका सही वर्ड है। दो वर्ड्स हमने यूज कर लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे फुल स्टॉप। ही वॉज इन ट्रबल मीन्स वो मुश्किल में थे। अगर यहाँ से आप इसका सोल्यूशन फिलहाल कंसीडर ना करें तो ये नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड हिम सम मनी। उसने अपने दरख्वास्त की फ्रेंड से, दोस्त से, कि उसको कुछ पैसे कर्ज दे दिए जाएं। या अब यहाँ पे और का हम यूज करेंगे असिस्ट हिम इन एनी अदर वे। वो हम यहाँ पे बाकी इसका रिमेनिंग जो पैराग्राफ है वहां पे हम लिखते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पे अब देखें ये देयरफॉर का मतलब है इसलिए। अब वहां पे देखें वो मुश्किल में थे तो इसलिए उन्हें अपने दोस्त से ये दरख्वास्त करनी पड़ी ना, तो इसलिए यहाँ पे ये देखें देयरफॉर का मतलब बता रही हूँ, इसलिए आप वैसे मेरी ना समझ लीजिएगा कि खुद से लगा रही हैं। तो इसका कुछ और मतलब है, ऐसा नहीं है। देयरफॉर का ही मतलब है इसलिए, और ये यहाँ पे सूटेबल है क्योंकि उसने पीछे बता दिया है कि वो मुश्किल में थे, इसलिए उन्हें अपने दोस्त से दरख्वास्त करनी पड़ी। जब हम मुश्किल में होते हैं ऑब्वियसली हम यही करते हैं ना, पहला काम कि दोस्त को कॉल लगाई, उससे पूछा भाई पैसे हैं थोड़े से, अगर पैसे नहीं है तो कोई और किसी और वे में मदद कर दे हमारी। तो आप दोस्त से अपने 2 या 3 वेज में मदद ले सकते हो। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ भी कुछ इसी सेंस में बात कर रहा है। यहाँ पे देयरफॉर ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड हिम सम मनी। और अब यहाँ पे दो चीजें, वो अपने दोस्त से दरख्वास्त कर रहा है, तो यहाँ पे या का वर्ड, यानी और का क्या मतलब है? या। दोनों में से कोई एक चीज तो वो प्रोवाइड करेगा ही ना ऑब्वियसली, दोस्त। तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस में यहाँ पर और का यूज करेंगे। एक वो मदद और मांग रहा है,
कि किसी और तरीके से आप मेरी मदद कर दो, या तो मुझे कर्ज दे दो या तो किसी और वे में मेरी मदद कर दो। तो दोनों में से कोई एक चीज़ एक्सपेक्टेड है, तो या का वर्ड यहाँ पे सूटेबल है। ये देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ये मैंने नेक्स्ट लिख लिया है, यहाँ तक आपका खत्म हो रहा है। फादर की यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि फादर को पहले क्या था, पैसों की ज़रूरत थी और उन्हें मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि वो अपने बिज़नेस में नुकसान उठा रहे थे, फिर वो मुश्किल में थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि उनको कुछ पैसे दे दें या किसी और तरीके से उनकी किसी और वे में मदद कर दें, अगर कर सकते हैं तो। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब हाउएवर, हाउएवर का मतलब है ताहम। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपको क्या कह रहा है, ही वाज़ शॉक्ड, वो हैरान रह गए, दैट हिज फ्रेंड सपोर्टेड हिम नीदर फाइनेंशियली नॉर मोरली। अब यहाँ पे हमारी एक ब्लैंक आ गई, यहाँ पे हमने यूज किया नॉर, नॉर ना ही। अब उनके जो दोस्त थे, ना ही उन्होंने उनकी यानी माली तौर पर, फाइनेंशियली का मतलब है माली तौर पर मदद करना और मोरली का मतलब है अखलाकी तौर पर। अब उनके दोस्त ने क्या किया उनके साथ, वो हैरान इसलिए रह गए थे कि उनके दोस्त ने ना ही उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया और ना ही इन्हें मोरली सपोर्ट किया, यानी उनके दोस्त ने ना ही उनको पैसे वगैरह दिए माली तौर पर उनको, यानी कि उनको पैसे भी नहीं दिए और ना ही उनकी कोई अखलाकी मदद की है। तो 10th क्लास आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? क्या वो आपको मोरली या फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं या नहीं जब आप मुश्किल में होते हैं? यहाँ पे अब ये मुश्किल में थे, इन्होंने अपने फ्रेंड से 2 चीज़ें एक्सपेक्टेड की हुई थी कि या तो वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे या तो मोरली, बट फ्रेंड ने दोनों में नहीं किया। ये तो जस्ट एक पैराग्राफ है, बट रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि आपको फ्रेंड सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ कर भी देते हैं। अगर आपके 10 एक दोस्त हैं, तो उनमें से कोई एक ही होगा जो आपको मुश्किल में हेल्प करता है, आपको सपोर्ट करेगा, आपको आके मुश्किल से बचाएगा, कोई एक ही होता है, सारे नहीं होते हैं। नेक्स्ट उसने बड़े मजे की बात की है, नो डाउट ब्लशबा वी शुड होप फॉर द बेस्ट। कह रहा है कि हमें बेहतर की उम्मीद तो रखनी चाहिए, बट का मतलब है लेकिन, स्टे प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, के बदतरीन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो उसने बात बहुत अच्छी की है कि अच्छे की उम्मीद भी रखनी चाहिए, लेकिन बदतरीन के लिए भी, अगर मुश्किल वक्त भी आ रहा है तो उसके लिए भी फिर तैयार रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, लोगों से अच्छी अच्छी उम्मीदें लगा देते हैं, फलां दोस्त है मेरा, वो मेरी मदद करेगा, फलां आएगी मेरी मदद करेगी, या वो मुझे ये दे देगा, पहले से हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, फिर वो हमें चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं दूसरों से, जो हम खुद से ऐसे सपोज़ कर रहे होते हैं और वो हकीकत में पूरी नहीं होती, और फिर हम कहते हैं ओह! ये क्या हो गया? फिर हमारे लिए बदतरीन हालात आ जाते हैं, मुश्किल टाइम आ जाता है। तो ये लाइन उसके लिए है। आई होप 10th क्लास आपको ये पैराग्राफ पूरा मजे का लगा हो और ब्लैंक्स भी बहुत ही मजे की थी। जस्ट हमें उर्दू का मीनिंग पता होना चाहिए, और ये जो हमने ब्लैंक्स अपनी सूटेबल कंजंक्शंस हैं, कंजंक्शन का भी आपको मतलब पता होना चाहिए, फिर आप जल्दी से वो कंजंक्शन वहाँ पर लगा सकते हैं, और यहाँ से भी आपको थोड़ी बहुत इसकी उर्दू आनी चाहिए, ताकि आपको पेपर में कोई मुश्किल ना आए, आप कोई भी ब्लैंक गलत ना करें, क्योंकि यहाँ से आपके कितने मार्क्स आने हैं, 5 मार्क्स आने हैं। 5 मार्क्स आने हैं, तो ये 5 मार्क्स आपने लेने हैं, 4 आपने मॉडल वर्ब से लेने हैं। जो जितनी भी आपकी ब्लैंक्स रिलेटेड आ रहे हैं ना आपके क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस है ना आपके, एक आपका है पंक्चुएशन 9th में आती है, तो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ गई है, 3 मार्क्स की वो आ गई है, मॉडल वर्ब्स आ गए हैं आपके, 4 ब्लैंक्स वो आ गई हैं, 5 ब्लैंक्स ये आ गई हैं। तो ये छोटी-छोटी ब्लैंक्स को आपने इग्नोर नहीं करना। मैंने आपको सारे पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ से आपने हेल्प लेनी है। हो सकता है ये पैराग्राफ रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर है और ये फर्स्ट टाइम है आपका ये सिलेबस, तो हो सकता है वो एग्जामिनर रिपीट भी कर दे, लेकिन यहाँ से आपने हेल्प ज़रूर लेनी है। यही 100% मैं ये नहीं कह रही कि ये आपका एज़ इट इज़ ये आएगा, आपने प्रिपेयर कंजंक्शंस अपनी सारी करनी है, कोई और पैराग्राफ भी आ सकता है। आपकी श्योरिटी नहीं है कि 100% यही आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आ सकता है। पिछली बार इंग्लिश के पेपर में 9th में कुछ चीज़ें रिपीट हुई हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 10th वालों की भी कुछ चीज़ें रिपीट हो जाएँ, कोई पैराफ्रेज़ रिपीट हो जाए, कोई स्टैन्ज़ा आपकी वो जो स्टैन्ज़ा रिलेटेड क्वेश्चन्स हैं, कुछ वो आ जाए रिपीटेड में, या राइमिंग स्कीम में कोई ऐसा क्वेश्चन कोई ऐसी आ जाए, या कोई ऐसे रिपीट हो जाए, तो रिपीटिशन के चांसेस हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन 100% ये नहीं रहना आपने कि मॉडल क्वेश्चन पेपर आ गया है, बस इसी को करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ पेपर, अभी तो फर्स्ट टाइम पेपर है, पुराना कोर्स होता तो हम कह सकते थे ये रिपीट हो सकता है, वो रिपीट हो सकता है, बट ये आपने तवक्को नहीं रखनी फेडरल बोर्ड से, क्योंकि वो नया पेपर बनाएँगे। 1-2 चीज़ें, 1-2 ब्लैंक्स, 1-2 एमसीक्यूज़ रिपीट होने के चांसेस हैं। जितने भी मॉडल पेपर्स हैं, उनसे आपने अपनी तैयारी करनी है। मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग्स के चैप्टर आपको बता दिए हैं, फिज़िक्स के ये भी बता दिए हैं कि कौन से न्यूमेरिकल के चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं। इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो न्यूमेरिकल तो कुछ-कुछ चैप्टर्स ही आएगा, और वो मैंने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जो पेपर था, उसी से मैंने आपको बताया है कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, आप वो करें, और इंग्लिश का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने प्रोवाइड किया। सारा आपने इसी पे डिपेंड नहीं करना, आस-पास की चीज़ें और करनी है, सर्च करना है और पैराग्राफ्स निकालने हैं।
और यहाँ से आपने सिर्फ हेल्प लेनी है, एक नज़र अब आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, सिर्फ आपने इसको पढ़ना है, एक दफ़ा अच्छी तरह आपने इस पेपर को तैयार कर लेना है। हो सकता है कोई चीज़ अगर आ जाती है सेम, तो आप उसको उसमें फुल मार्क्स ले सकें और बाकी इस पैटर्न को आप अपने माइंड में बिठाएँ कि सेम हमने इसको इसी वे में तैयार करना है, एग्ज़ामिनर हमसे ये पूछ रहा है, तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।